अच्छा देखिए, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ओके, और लेक्चर के स्टार्ट में इनफैक्ट इंट्रो है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ उसे। वेलकम बैक एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. We have studied in the tutorial on the static electricity, that insulators and conductors. Today we are going to read something related to electricity onward. And last time we have done basic definition of current electricity. Electricity, just I am giving a review. Electricity is the branch of physics in which we study about electrical current, and current is flow of electrical charges. Okay, and there are two types of current with respect to its direction. One is convention and second is electronic current. Okay, what is electronic current? When electrons flow from negative to positive terminal, that is called electronic current. But in earlier age, it was assumed that current flow from positive to negative terminal, and that is called conventional current. Okay, so after this, what is equation for this? I is equal to Q upon T, and Q stand for electric charge, T stand for time, and I stand for electricity current. So I is equal to Q over T, and what is its unit? Unit will be coulomb per second, that is ampere. Okay, and ammeter is used to measure current. Ammeter use करते हैं करंट मेजर करने के लिए. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये वैसे ही मैं आपको एक इन्फो देता चलूँ उसमें कि एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, ये मेरा अपना एक और लेक्चर है जिससे मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. अदरवाइज इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पावर पॉइंट से देखा था कि चार्जेस की मूवमेंट कैसी होती है, और उसमें मुझे आप लोगों को विजुअल कुछ और चीज़ें दिखानी थी. यहाँ पे कुछ और लेक्चर है, तो इसको देखें, फोकस करें. और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा यूनिट एम्पेयर है, एमीटर यूज करते हैं सर्किट में. ठीक है, तो एमीटर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट किस तरह करते हैं. तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का ना फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ. ये देखें, जस्ट लाइक सबसे पहले तो एक सेल है हमारे पास, सोर्स चाहिए होगी. ठीक है, जहाँ से आप पावर सप्लाई दोगे. देन स्विच क्लोज्ड, एक स्विच हम लगाते हैं जस्ट लाइक ऑन ऑफ के लिए. ओके, और इसके बाद ये आपके पास लाइट बल्ब है, बल्ब ऑन है. ओके, और एमीटर है. एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसके नीचे इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग ड्रॉ करें, और इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लें. अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट ड्राइव्स इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट. It would be battery, in fact, a load on which moving charges can do a useful job. जाहिर है कोई लोड है, और जस्ट लाइक अ बल्ब है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, फैन है, आयरन है. ठीक है, कंडक्टर्स टू कनेक्ट द कंपोनेंट टुगेदर, कॉपर वायर, वायर चाहिए होगी, और स्विच टू ओपन और क्लोज अ सर्किट. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने अगर नोट की हो तो स्विच क्लोज्ड है और बल्ब ऑन है. तो ये बात समझ आती है सारे स्टूडेंट्स को कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की लैंग्वेज में स्विच क्लोज का मतलब होता है ऑन. ओके, और अगर मैं कहूँगा स्विच ओपन, तो स्विच ओपन का मतलब होता है ऑफ. इसको याद रखें. इसके पीछे जो लॉजिक है मैं वो बता देता हूँ. असल में यहाँ पे स्विच जो है ना, ये होती है की की तरह. तो की जो है वो क्लोज जब कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, आम लैंग्वेज में क्लोज कर दें, की लगा दें उसमें. तो जब की क्लोज कर देते हैं तो आप देख रहोगे नाउ इट इज कनेक्टेड. जब की क्लोज करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, कनेक्ट होता है और ऑन हो जाता है. और जब स्विच को ओपन रखते हैं, ओपन का मतलब है यहाँ से ये जो ज्वाइनिंग है ये आप निकाल लें, स्विच ओपन है. स्विच ओपन का मतलब ये होगा कि सर्किट इज इनकम्प्लीट, और यहाँ पे लाइट बल्ब जो है ना वो फिर ऑफ है. ठीक है, आई थिंक सो ऑल नोट डाउन. और आगे चलते हैं. चलूँ आगे. और हाँ, एक और बात जो मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था बेटा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद है करंट विल बी सेम. तो यहाँ से जो करंट है ये सेम है इस पूरे वायर पर. तो एमीटर को आप कहीं पर भी कनेक्ट कर दें, बट इन सीरीज. Ammeter is always connected in series to measure current. Okay,
एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये देखें यहाँ पर भी कर सकते थे, कहीं पर भी कर दें, लेकिन सीरीज में करें तो यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो एनी अदर चॉइस। ओके, तो ये है। अच्छा, अब इसके बाद कोई सवाल आप लोगों का या आगे चलूं? वेटिंग तो नहीं पार्टिसिपेंट्स, ठीक, ओके। हाँ भाई, इसके बाद देखते हैं यार, आज की क्लास में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो है ना वो बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मैं आप लोगों को बता चुका था लास्ट क्लास में, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ठीक है। तो उस लेक्चर को भी देखिएगा जो लास्ट प्रीवियस सैटरडे का लेक्चर है। और आज अभी मैं उससे आगे अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे स्क्रीन पे देखकर, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में सुने क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the energy required to move a unit positive charge from one end to end of the circuit to another, ठीक है, such that E is equal to W over Q। ये फॉर्मूला है इसका। E stand for EMF, W stand for work and Q stand for charge। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पे जो वर्क डन है उसको मूव करवाने के लिए उसे हम EMF कहते हैं। ओके, EMF, द फोर्स विच मोटिवेट इलेक्ट्रॉन। ओके, EMF। अच्छा ठीक है, आगे चलें। Where E is the EMF of the power supply, W is the amount of electrical energy converted from electrical to non-electrical forms work done, and Q is the amount of charge. The SI unit for EMF is joule per coulomb, that is volt। ओके, अच्छा अब इसमें ये देखें, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको भी ड्रॉ करें और ये सेल है, सेल के अक्रॉस अगर यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दें तो वो सेल जितना भी वोल्ट बताएगा वो ईएमएफ है, ठीक है। सेल देखिए, सेल के क्रॉस अगर पैरेलल लगा देते हैं तो आपको याद है पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल सेम होगा और ये पूरे का पूरा इस सेल का वोल्टेज बता देगा। मैं अगर कभी किसी सेल का वोल्टेज मालूम करना होता है ना तो बिल्कुल यही काम हम साइंस लैब में भी करते हैं। प्रैक्टिकल से आपके पास सेकेंड हैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के, तो बिल्कुल ये होता है, सेल सेल के पैरेलल वोल्टमीटर लगाएं और आप इससे वोल्टेज बता सकते हो कि सेल का ईएमएफ क्या है। अच्छा, अभी इसमें the diagram above shows the voltage calculated of the cell, and as cell is providing voltage to the entire circuit, it is hence EMF। ये EMF है। अब मैं अपनी पूरी बात को यहाँ तक एक्सप्लेन करूंगा, फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ूंगा नो पोटेंशियल डिफरेंस से। पहले इसको समझने देखिए, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब ये बातें जो इसमें अभी नहीं लिखी हुई है, मे बी यू हैव टू नोट डाउन, आप अलग से इसको लिख लीजिएगा लेक्चर में। EMF electromotive force है and that is the voltage EMF electromotive force of the complete circuit of the complete supply। जो आप सप्लाई दोगे, जितने की सेल आपने लगाई हुई, आप सेल आप कहते हो सर ये 3 वोल्ट है, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है EMF 3 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर आप 3 वोल्ट हटाकर 12 वोल्ट की सेल लगा दें तो 12 वोल्ट ईएमएफ हो जाएगी, यानी कि सोर्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सोर्स का जो वोल्टेज है वो ईएमएफ कहलाता है। ये बेसिक बात है। अब मैं और मजीद डिफाइन करता हूँ। देखिए, सेल में होता क्या है कि सेल के अंदर केमिकल्स हैं और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ये मैंने आपको एक नई बात बता दी कि ईएमएफ में आपको समझा रहा हूँ कि ईएमएफ है क्या। ईएमएफ किसी भी सप्लाई का जो वोल्टेज, जैसे हमारे घर पे 220 वोल्टेज आ रहा है तो हम कहेंगे 220 ये सर्किट का वोल्टेज है, 220 ईएमएफ है। तो इसी तरह से सेल 3 वोल्ट की लगा दें, सेल 12 वोल्ट की लगा दें, सेल 6 वोल्ट की लगा दें, आप कहोगे सर ये ईएमएफ है। और ईएमएफ का मतलब यही होता है कि इस यहाँ पे कोई एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, जैसे बैटरी सेल, इसके अंदर तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो एक आसान सी बात, ईएमएफ इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट। ओके,
अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो अब मैं एक आगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ता हूँ, तो आपको शायद इसका डिफरेंस समझ आए। शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा सर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो यही है जो आपने बताया। अच्छा, मैं आगे करूँ, ये आप लोग लिख चुके हैं बेटा? ये कोई की स्टूडेंट मुझे बता दे अगर लिख लिया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर हो गया। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं नेक्स्ट पैरा में जब पढ़ूंगा ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट सच दैट V is equal to W over Q। आई डोंट थिंक सो कि बहुत कोई अलग बात की है अभी इस दौरान, लेकिन फॉर्मूला भी सेम है, V is equal to W over Q, वर्क डन और पर यूनिट चार्ज, वेयर V is the potential difference, W is the electrical energy converted to other forms, and Q is the amount of charge, and the SI unit for this is the same as that for EMF, that is volt। EMF की यूनिट भी सेम है, वोल्ट, फॉर्मूला भी सेम है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ओके, और हम इसके बारे में ये कहते हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस है, पावर सप्लाई के क्रॉस नहीं है, रेजिस्टर के क्रॉस है। ठीक है, जैसे बैटरी आपने लगा दी 6 वोल्ट की, ठीक है, लेकिन बल्ब जो है वो आगे सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए, तो ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहली बात तो बेसिक डिफरेंस क्या है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा? ईएमएफ नेट वोल्टेज है पावर सप्लाई, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस। पहली बात। दूसरी बात, ईएमएफ जो है वो कोई और एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जैसे सेल, बैटरी, पावर सप्लाई, वहां से आप वहां पर कोई दूसरी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये तो कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और ये जैसे कि आपने यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और इस बल्ब ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है किसी भी आउटपुट में। अगर बल्ब है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर फैन है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, अगर आयरन है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस एनर्जी को, इस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, इट मींस अब पोटेंशियल डिफरेंस देखें, मैंने यहाँ से नहीं मालूम किया है कि यहाँ पे आपने क्या वोल्टेज दिया है, नहीं, हमने रेजिस्टर के क्रॉस मालूम किया है। ये बल्ब है, बल्ब के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया है, अब जो रीडिंग आएगी ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब दोनों डायग्राम आपके सामने, आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है बल्ब के अक्रॉस, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ हमने वोल्ट मीटर को कन्वर्ट किया है पावर सप्लाई के क्रॉस, जो कि कोई और एनर्जी होगी सेल के अंदर, केमिकल एनर्जी इनफैक्ट, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जितनी एनर्जी बन रही है वो नेट एनर्जी है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे चलूँ, पहले बताओ कि कोई सवाल है तुम लोगों का? नहीं है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल में अगर कोई सवाल जहन में भी चल रहा हो तो अब उसकी सोचनी पड़ेगी, समझें इस बात को। देखिए, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, वैसे तो ये आपके सामने एक ही रेजिस्टेंस है, मैं इससे लेकर आगे बता देता हूँ। इस डायग्राम में देखें स्क्रीन पर कि ये आपके पास पावर सप्लाई है, ठीक है। इस पावर सप्लाई का मतलब है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि फॉर एग्जांपल ये है 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, दैट इज ईएमएफ, ये तो ईएमएफ होगी क्योंकि पावर सप्लाई है। अब ईएमएफ आपने 6 वोल्ट दिया है, यहाँ से 6 वोल्ट को आप एज्यूम कर लें कि यहाँ से हम पता है क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक फ्रूट, एक बास्केट ऑफ फ्रूट है, ठीक है, बास्केट ऑफ फ्रूट्स है इसमें, और एक बास्केट में 6 फ्रूट्स हैं। 6 कहा था मैंने, 6 ईएमएफ, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का मतलब है 6 फ्रूट्स एज्यूम। अब यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इनफैक्ट होता ये है कि इस बास्केट के अंदर जो 6 फ्रूट्स है वो इस रेजिस्टेंस तक जाता है। अब ये रेजिस्टर जो है ना, ये जस्ट लाइक अ बल्ब, इसे क्या है, इसे भाई 2 फ्रूट चाहिए लाइट बनाने के लिए, ये इस बास्केट से 2 फ्रूट्स ले लेते हैं। अब याद है सीरीज में बताया भी था ये,
अब ये टू फ्रूट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, लास्ट हमने डेरिवेशन भी की V इज इक्वल टू आई आर की, तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल है। और जैसे ही इससे आगे हम जाते हैं, एज्यूम एक और रेजिस्टर है जो कि इससे ज्यादा, जस्ट लाइक एक आयरन की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ओके, या फैन है, इसे 4 फ्रूट चाहिए थे, तो 2 तो ये ले चुका है। अब इसके पास 4 फ्रूट्स पहुंचते हैं और 4 फ्रूट्स में से ये 4 फ्रूट्स लेकर काइनेटिक एनर्जी बना देता है। तो अब वापस बास्केट खाली करके यहाँ भेज देते हैं, फिर दोबारा 6 फ्रूट्स, और फिर ये वापस 2 फ्रूट्स, लाइट एनर्जी, ये 4 फ्रूट्स, और ये साइकिल चलती रहती है। अगर यहाँ जाते हैं बास्केट लेकर, इसके पास फ्रूट्स ही नहीं होते, एनर्जी नहीं होती, इट मीन्स के सेल जो है वो डेड है, अब सेल काम नहीं कर रहा, सेल के पास फ्रूट्स ही नहीं है, ओके, ईएमएफ खत्म है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है कि आप इस सर्किट से काम ले सकें। तो ये बास्केट खाली है, खाली बास्केट से ना इस बल्ब ने काम करना है ना इस फैन ने काम करना है, इट इज जस्ट लाइक दिस, ओके। तो ये ईएमएफ है 6 फ्रूट, और इसे 2 फ्रूट चाहिए थे, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस डिफरेंस है, इसे 4 फ्रूट चाहिए थे, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है तो ये 2 और 4 को प्लस करेंगे तो हमें टोटल सर्किट का वोल्टेज पता लग जाता है, ओके। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, समटाइम यू फील दैट यू रिक्वायर्ड एनर्जी टू वर्क डन, तो आपको एनर्जी चाहिए जो कि आप डाइट से एनर्जी लेते हैं, आप काफ़ी टाइम तक अगर आप कुछ ना खाएं तो डेफिनेटली यू फील लाइक कि आप एनर्जी नहीं होगी काम करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट भी है, यहाँ से ईएमएफ सप्लाई देंगे, ये इसे जितना जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितना वर्क डन करना है, जितने फ्रूट्स ये लेता है, ये इसका एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अगर क्लियर है तो फिर बताओ मुझे, आगे चलते हैं। समझ आया? कोई सवाल है तुम लोगों का? नो सर। क्लियर है बिल्कुल ये? यस सर। ओके, गुड गुड गुड। और इसको याद भी रखना है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे और बहुत मिक्स करते हैं इसको, तो मैंने बहुत डिटेल में इसलिए इस तरह के नोट्स से आपको पढ़ाया कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आप लिखें इसे, ओके। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये बातें समझ आ गई हैं मेरी, तो इसके बाद आज की क्लास में मैं आपको पहले एक और चीज़ बता दूं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इफेक्ट्स हैं, तो हेडिंग बना लें, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 3 इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक है केमिकल इफेक्ट, और एक है हीट इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और हीट इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इंशाल्लाह वी विल डू इन चैप्टर नंबर 14, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि आप फिजिक्स प्रोफेसर क्रिश्चियन ऑर्स्टेड हैज फाउंड दैट इन 1819 उसने एक रिलेशन मालूम की थी, और वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है और इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल डू इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 14, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसलिए इसका एक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट है, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और बहुत से डिवाइसेस हम बनाते हैं। तो एक तो बात ये हो गई मैग्नेटिक इफेक्ट की, और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा हो या बनाया हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोजेक्ट के तौर पे या यूज किया हो इलेक्ट्रोमैग्नेट? कोई भी स्टूडेंट नहीं? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बहुत सिंपल, आप ये कह लें कि आप उसको खुद बना सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक एक कोई स्टील नेल लें, उस पर वायर की रैपिंग करें, वायर की, ठीक है, और वायर के दोनों टर्मिनल पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें बैटरी के, और इट बिकम्स अ मैग्नेट। ये थोड़ी देर के लिए ना, जब तक उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी हटा दें यानी बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें, वो वापस नॉर्मल आयरन पीस बन जाता है। तो देखिए, परमानेंट मैग्नेट में तो प्रॉब्लम है ना, परमानेंट मैग्नेट में ये होता है कि हम अगर उसको अप्लाई करें तो इट इज परमानेंट, उसमें जो चीज़ अटैच हो गई तो अटैच है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा ये होता है कि जब स्विच ऑन करेंगे ये मैग्नेट है,
इससे जो भी चीज़ें अटैच होंगी होंगी, जब हम चाहेंगे यार अब ये मैग्नेट हमें नहीं चाहिए, स्विच ऑफ कर दें, इट बिकम जस्ट लाइक नॉर्मल आयरन पीस। ओके, तो ये फायदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और आप इसको बना भी सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद बेटा सेकेंड इफेक्ट मैंने आप लोगों से कहा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है कि किसी भी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, किसी केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी पास करें और उसमें कोई केमिकल चेंज आए, दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट। इफ यू पास इलेक्ट्रिसिटी and there is a chemical change in any chemical, so it is called chemical effect। जैसे इसकी एक एग्जांपल तो बहरहाल ये है कि हाइड्रोलिसिस है, कि पानी H2O से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट वुड बी ब्रेक ना H2O। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रखें और आयनाइजेशन करें तो नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सो दिस इज इन फैक्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट मैंने आपको बताया मैग्नेटिक, एक केमिकल। केमिकल के लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। इसकी एक एग्जांपल बैटरी इटसेल्फ है, कि बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं और जब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स केमिकल चेंजेस आर अकर्ड इन दैट बैटरी के। अच्छा, इसके बाद थर्ड वन है हीट इफेक्ट। अच्छा, हीट इफेक्ट क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये हीट इफेक्ट थर्ड वन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे इस चैप्टर के टॉपिक का हिस्सा है। बाकी जो दो मैंने आपको बताया कि इट वुड बी वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट ये जो थर्ड वन बता रहा हूँ अभी ये हमारे टॉपिक में शामिल है इस चैप्टर के अंदर, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो थर्ड इफेक्ट है वो है हीट इफेक्ट। ओके, और इससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। अब अगेन इसकी एग्जांपल जस्ट लाइक आयरन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिल रहा होता है, आउटपुट के तौर पे हमें हीट मिल रही होती है। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है कि इनफैक्ट हमारे पास इनपुट इलेक्ट्रिसिटी है और आउटपुट हीट है, तो ये इसका हीट इफेक्ट कहलाता है, हीट इफेक्ट। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं इसमें हीट इफेक्ट में, कि जस्ट लाइक हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम करते क्या होंगे यार, ऐसा क्या है कि आयरन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट जो कि हम अपने घरों में अब एनर्जी सेवर्स यूज करते हैं, अब तो एलईडी आ गई, बहरहाल एलईडी से पहले एनर्जी सेवर्स और उससे पहले येलो बल्ब यूज होते थे, अब तो बहुत कम और कहीं पर मे भी आप लोग शायद उसको देख रहे हो। कोई मुझे स्टूडेंट बताएगा कि सर ये येलो बल्ब और इस एनर्जी सेवर में क्या डिफरेंस है? मुझे बहुत खुशी होगी सर अगर आप उनकी पावर कंजम्पशन पे फर्क है, वो 100 वॉट का होता था, ये शायद 25 के होता है। अच्छा, ठीक है, ओके, एक बात ठीक है और ये सही है। ठीक है, दोनों की कंजम्पशन डिफरेंट है, और एक 100 वॉट और एक 25 वॉट, तो जाहिर है हम 25 वॉट को प्रेफर करेंगे। 25 वॉट के बल्ब से हमारा इलेक्ट्रिक बिल कम आएगा इनफैक्ट, और 100 वॉट से बिल ज़्यादा आएगा, यानी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। वो फ्रूट्स वाली एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, पता नहीं, चलो ठीक है, फ्रेंड्स को भी बदनाम कर देते हैं। तो आपके दो फ्रेंड्स हैं और एक आपको पता है कि यार इसने 25 फ्रूट्स खाने और एक ने 100, तो जाहिर है आपको यार ये 25 वाला ही सही है। 25 जो है ना वो लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और 100 वॉट तो फिर आप कहोगे यार ये तो बहुत एनर्जी से चाहिए वही काम करने के लिए, तो इसके तो बहुत नखरे हैं, इसका मतलब है। तो एक तो ये बात हो गई, और कोई और कुछ बताएं मुझे इन दोनों बल्ब्स के बारे में। अगर मैं इसी सवाल को बोलूँ क्यों है ऐसा, या और आप लोग खुद बताएं कि वरीशा तुम क्या कह रही हो, सर क्यों ऐसा है? आप बताएं, आप बताएं। हाँ सुफैन सर जो बताओ। येलो येलो वाला जो बल्ब था वो हीट भी प्रोड्यूस करता था ना। यार उसमें एक प्रॉब्लम थी, पता है वो येलो बल्ब सर में मैंने हेल्पर जी सर, एक बात याद आई। क्या? वो ना मतलब सुना था कि अक्सर बेकरीज के अंदर ना जो जहाँ पे बेकरी आइटम होते हैं बिस्किट्स वगैरह,
तो येलो बल्ब लगे हुए होते हैं, तो उससे कहते हैं कि फ्रेश रहते हैं ऐसे। वो हीट, इनफैक्ट ये जो भी बिल्कुल हीट की बात हो रही है, और हीट पता है क्या, वो मैं आपको बताऊं क्या है कि यार वो बिला वजह जो है ना हीट प्रोड्यूस कर रही होती थी। अब आप देखें कि हमें बल्ब से तो लाइट चाहिए ना, हमें हीट तो नहीं चाहिए। तो वो स्टार्ट में असल में टंगस्टन फिलामेंट, और वो भी एक बड़ी इन्वेंशन थी। बहरहाल हम उसे इस तरह से डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बट एज कम्पेयर टू दिस कि अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात ये है कि उस बल्ब के अंदर जो है ना येलो बल्ब, वो पता है क्या, वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही होती थी। आप उसको जो है ना ऑन की कंडीशन में टच नहीं कर सकते थे। और एनर्जी सेवर्स में क्या होता है कि ये हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है, दैट्स व्हाई हमारी एनर्जी सेव होती है। ठीक है, तो उसमें हीट हीट इफेक्ट है। और हीट मैं आपको बताने लगा था कि हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए हम क्या करते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग मुझे अब एक और आंसर दें कि आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? सर एनर्जी सेवर की ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस कहते हैं किसे? रेजिस्टेंस बताओ, पढ़ाया ना। रेजिस्टेंस क्या बताया था, रेजिस्टेंस क्या है, हर्डल्स है। सर जो हर्डल जी। जी हर्डल्स है, अपोजिशन है, अपोज करती है ये। तो बेटा इसमें मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस हर्डल है। अब जहां कहीं पर आपको हीट प्रोड्यूस करना हो ना, तो पता है हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में। मैं अब आप लोगों को बहुत इंटरनली मैकेनिज्म बताने लगा हूँ कि वायर है ना, वायर से करंट पास करते रहो, ठीक है। आपके घर में स्विच से वायर निकाल लें आप और फैन तक लेकर जाएं। फैन तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, फैन के पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो फैन में उससे एनर्जी, फैन जो है वो रेजिस्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी को बहरहाल प्रॉब्लम होती है यार, फैन ऐसे बहुत सारे फैंस और बल्ब जगा दें तो इलेक्ट्रिसिटी पे फ्लो नहीं हो पाएगी, लोड बहुत बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टर, इनफैक्ट रेजिस्टर हर्डल है। तो बात ये है कि हम पता है क्या करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस करना होती है। आयरन है ना, आयरन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब भी तो उससे बिल ज़्यादा आता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हर्डल ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा लेता है ये, ठीक है। करंट कम फ्लो कर रहेगा उससे, उसकी वजह ये कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और करंट कम फ्लो करने का सर मैं, लेकिन जी बोला। सर ये जब हर्डल्स हम बीच में लगा देंगे तो करंट को तो जैसे टाइम मिलेगा वो हर्डल्स पे आके रुकेगा, तो आगे तो ज्यादा करंट जाएगा ही नहीं, तो इसकी वजह से वो जो बॉडी है वो हीट भी नहीं होगी जो बल्ब है। सुनो इसको, अभी अभी ये करंट वाला ही बताने लगा था जो तुमने सवाल पूछा और इसी का आंसर दे रहा था। सुनो क्या है बात, ये है बल्कि अभी ये टॉपिक कंप्लीट करके एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछूंगा, लेकिन पहले अब ये कंप्लीट कर लें। देखो क्या, वो ये कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो समझें इस बात को, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का अगर मैं आपसे प्रोपोर्शनल पूछूं तो बता दें ऐसे ही मुझे जल्दी से अखलाकी तौर पे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या लगता है आपको, डायरेक्टली इनवर्सली? बोल रहे हैं। सर डायरेक्टली। जी डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली है भाई, वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इट वुड बी टेक मोर पोटेंशियल डिफरेंस ना। आयरन की एग्जांपल ले लें, आयरन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस कम है उसका वोल्टेज कम होता है, वो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अब ये एक बात हो गई। अच्छा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, रेजिस्टेंस और करंट बता दें आपस में क्या लगता है आप लोग, रेजिस्टेंस और करंट बता दें क्या लगता है, इनवर्सली। सर वो इन्वर्सली है। इन्वर्सली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट कम होगा। तो बेटा देखिए अब इस बात को समझिएगा कि ऐसे अप्लायंसेस के अंदर जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो एक बात तो डन हो गई कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसको फ्लूइड ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए। और यही वजह हमारे जितने भी सराउंडिंग में अप्लायंसेस हैं, जैसे आपको बताते हैं ना वो रेजिस्टेंस, असल में रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस नहीं बताते आपको जब आप परचेज करने जाते हैं, तो वो इन टर्म ऑफ एनर्जी बता देते हैं कि यार इतने वॉट एनर्जी, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे कहा 100 और 25 एनर्जी सेवर को इसीलिए एनर्जी सेवर नाम रखा था
कि यार 100 वॉट की बल्ब हटाओ, 25 वॉट की बल्ब लगाओ, एनर्जी सेवर है, कम वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस कम है और बिल भी कम आएगा। अब तो एलईडीज पे हम आ गए हैं, तो एलईडी आपको पता है कि 13 वॉट की भी आ रही है, यानी अब एनर्जी सेवर से भी जो है ना लाइट हम वॉट पे आ गए, 13 वॉट 14 वॉट, और उससे ज़्यादा फायदा है। अब हम एलईडीज यूज कर रहे हैं अपने घरों में। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है। रेजिस्टेंस जब बढ़ती है ना, जैसे येलो बल्ब में भी यही हो रहा था, एनर्जी सेवर येलो बल्ब, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, तो जब चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं तो उस वायर पे आके, उस अप्लायंसेस पे आकर रुक जाते हैं, उसे फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है। और जब वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, तो एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ज़्यादा एक साथ ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं और देन स्टार्ट टू कोलाइड विद ईच अदर। उनके दरमियान नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, दे कैन प्रोड्यूस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड। जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन को आप लगाएं अपने बोर्ड पे, स्विच बोर्ड है आयरन, वो वायर वहां तक बिल्कुल सही है, आयरन के वायर तक, आयरन तक इलेक्ट्रॉन सही फ्लो करता है। आयरन के अंदर जाकर हम उसको रोकते हैं, हम चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देते हैं। तो चार्जेस जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एकदम से वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वहाँ से बहुत स्लो मूव करते हैं, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैंने बार बार समझाया आप लोगों को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ फ्लो ऑफ स्टूडेंट से बता दूँ, तो बेटा आप लोगों को याद है कि कोचिंग की क्लासेस जब आप लोगों की ख़त्म होती थी, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली तुम लोगों को ये बातें कितनी याद है। तो कोचिंग की क्लासेस जब ख़त्म होती थी, तो अब होता ये था कि आप लोग अपनी क्लासेस से तो निकल जाते थे इंसानों की तरह, लेकिन जब कॉरिडोर पे आते हैं या कि जब आप स्टेयर्स पे आते थे, तो याद है वो एकदम से रश लग जाता है, क्योंकि जगह कम होती है ना, वहाँ पे कंजेस्टेड है, और वहाँ पे अगर किसी स्टाफ मेंबर ने आप लोग को वैसे ही रोक लिया, तो वो पीछे तक जो है ना स्टूडेंट्स जमा हो जाते थे। तो हडल्स हैं, इनफैक्ट अगर कोई हडल आ गया रास्ते में, तो अब आप लोग जो है ना वहाँ पे रश लग जाएगा, फ्लो नहीं कर सकते, और एकदम से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं वहीं पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैंने आपको इंटरनल मैकेनिज्म बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो हीट इफेक्ट है ना, वो असल में इस तरह से क्यों है। ओके, आई थिंक सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस। इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और हीट इफेक्ट। अच्छा, हीट इफेक्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देखेंगे कि क्या प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इन्वर्सली, और डेरिवेशन भी करेंगे। अच्छा ओके, यहाँ तक अब कोई और सवाल है तो मुझसे करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, भाई ये बताओ, तुम लोगों को ओम्स लॉ पढ़ा चुका था मैं, ठीक है, और ये यहाँ तक लिख चुके थे, V इज इक्वल टू आई आर। ग्राफ मैंने कहा था इस तरह से ड्रॉ कर लें, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये देखें, ये ग्राफ है बेटा, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे बना है, करंट वाई एक्सिस पे, और करंट वर्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमारी बात हुई है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो सेकंड पैरा, और आप लोगों की ये प्रैक्टिकल भी है टंगस्टन फिलामेंट का सेकंड ईयर में, देखिए, बट नॉट ऑल कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ। अब वो कौन से कंडक्टर्स हैं, क्या कंडीशन है, वो देखते हैं। अगर किसी भी कंडक्टर्स में, यानी कि सर्किट में, हम कोई ऐसी चीज कनेक्ट कर दें कि जिससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे अभी फिलामेंट लैम्प की बात हुई, बल्ब की बात हुई हमारी, ठीक है, क्योंकि कोई तमाम डिवाइसेस का काम एक जैसा नहीं है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हीट कन्वर्ट कर रही है, तो फिर तो सर्किट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पता है इसका ग्राफ क्या होता है और इसके रीडिंग्स कैसे आते हैं। ये देखिए ग्राफ ही है, वोल्टेज और करंट, और इसमें current, not all conductors obey Ohm's law. Such conductors are non-ohmic conductors. The resistance of such conductors can vary, ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। और वो कैसे, ये देखें ग्राफ में, ग्राफ के अंदर बेटा यहाँ देखें, स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें ग्राफ में, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट विल बी इंक्रीज। ये जैसे कि ये ऊपर ग्राफ देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों साथ साथ एक जैसी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जब हम आगे जाते हैं ना, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे हो यार करंट सेम रेशियो से नहीं बढ़ रहा। करंट को बढ़ना चाहिए था इस तरह से, यूं लाइन जानी चाहिए थी, नहीं, करंट जो है ना वो
सेम रेशो से नहीं बढ़ रहा है और करंट यहाँ पर इस तरह से लाइन बेंड हो गई है, करंट सेम रेशो से नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से पता है क्या होता है, करंट कम हो जाता है। ये देखिए टेम्परेचर, वोल्टेज बढ़ाया आपने, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से जो है ना आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है, ठीक है। तो एक इसे हम कहते हैं नॉन ओमिक बिहेवियर। और आपके सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल है जिसमें आप, एक तो प्रैक्टिकल शायद वो मैट्रिक क्लास के अंदर भी है कि वोल्टेज और करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, और एक यहाँ पर है कि वोल्टेज और करंट उसी एपरेटस के साथ ना एक फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, 12 वोल्ट के एक बल्ब में हम कनेक्ट करते हैं, और इसको हम दोबारा से इसी प्रैक्टिकल को जब करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाया करंट ने इंक्रीज होना है, वोल्टेज और बढ़ा दिया करंट और बढ़ा, लेकिन जैसे ही बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है और उसके बाद से वोल्टेज बढ़ाने से करंट बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो हम उससे क्या रिजल्ट गेन करते हैं कि अच्छा बल्ब के ग्लो की वजह से, बल्ब के टेम्परेचर की वजह से करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट जो है वो सेम रेशो से नहीं इंक्रीज होता। ओके, तो इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर लें, दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक बिहेवियर। ऐसे कंडक्टर को नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। लिख लें इसे, नोट डाउन करें, ग्राफ ड्रॉ करें, ओके। or the deviation of IV graph from straight line is due to increase in the resistance of the filament with temperature. The graph is straight line is initial stage because the increase in resistance of the filament with the temperature due to small current is not appreciable। यहाँ पर जो है ना ये स्टार्ट में अब आप कहोगे सर यहाँ तो थोड़ी देर सीधी लाइन थी यहाँ पे, तो वो इसलिए थी कि अभी इसका टेम्परेचर इतना नहीं है जिसकी वजह से करंट इफेक्ट करे, ओके। और उसके बाद as the current is further increased the resistance of the filament continues to, okay, continues to increase due to rise in temperature। अच्छा मैं इसको वापस यहाँ तक, आई डोंट नो आप लोगों ने इसको लिख लिया है या नहीं, बेटा इसको लिख लें पहले। डन? यस सर। नहीं आई आवाज तुम्हारी? जी सर। ओके, अच्छा वो जो कि एक सवाल मैंने कहा था एंड में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा सवाल, वो सुनो क्या है, मुझे तुम लोग कल आंसर दे देना, और लिखना पड़ेगा तुम लोग को रजिस्टर में, सिर्फ अल्फाबेट्स लिखने होंगे, ज्यादा परेशान ना हो। अभी तुम लोगों ने मुझे बताया वी और आई के बारे में, वी और आई आपस में क्या है? वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओम्स लॉ यही कहता है भाई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, लिख लें वी और आई, ओके। अच्छा मुझे बताएं कि आई और आर, वी और आर में क्या बताया मैंने? इनवर्सली। वी और आर डायरेक्टली, v इज इक्वल टू आई आर है ना, देखो वैसे भी अगर इस फॉर्मूले से देखो v इज इक्वल टू आई आर, जी सर, डायरेक्टली। डायरेक्टली है, तो इस फॉर्मूले को सामने लिख लो, मुझे तीनों आंसर दे सकते हो। अच्छा देखिए मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी आर के डायरेक्टली है, तो असलन तो आई आर को भी डायरेक्टली होना चाहिए, तो